अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब यूएई के कंट्रोल में है। पाकिस्तान ने एज़ पार्ट ऑफ ए प्राइवेटाइजेशन कैंपेन डिसाइड किया था कि हम जो सीएए सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास एयरपोर्ट्स का कंट्रोल होता है वो लेके और नेशन स्टेट्स की कंपनीज़ को देंगे। इसके ऊपर टर्की की कंपनी ने बिड की थी, टर्की गवर्नमेंट ने, जहाँ पे उन्होंने 49% रेवेन्यू शेयरिंग की बात की थी। तो सरकार ने कहा था 56% से कम पे हम नहीं करेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली यूएई को अवार्ड हो गया है और अब उनको फिजिकल हैंड ओवर भी मिलना शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या है? यूएई $84 बिलियन का ट्रेड करता है इंडिया के साथ। यूएई इसराइल का एक क्लोज एलाय है। यूएई जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है वो अमूमन इसराइली इंजीनियर्ड होते हैं। करंटली जो हमारा सॉफ्टवेयर वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो जर्मन कॉमसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का है। इसराइल के जो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर से आईसीटीएस होते हैं वो इस्तेमाल करता है यूएई। तो पहला सवाल ये बनता है कि यहाँ पे नेविगेशन का, जहाज़ों का उतरने का सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल होगा। दूसरा, एक मुल्क जो इतना क्लोज एला है इसराइल का, इंडिया का, आप इंडिया के साथ एक जंग के थ्रू भी गुजरे हैं, तो उसको अपना कैपिटल टेरिटरी का एयरपोर्ट देना समझदार फैसला है कि नहीं? हमारे ख्याल से रियासती इदारों ने ये डिसीजन कुछ सोच समझ के लिया है। वो सोच समझ क्या लिया है? नॉर्मलाइजेशन। इसराइल और यूएई की नॉर्मलाइजेशन एब्राहम अकॉर्ड्स के तहत हुई थी और उन्हीं एब्राहम अकॉर्ड्स की कंटिन्यूएशन अब आपको इस पॉलिसी के अंदर नज़र आ रही है। इंटरेस्टिंगली इनफ, प्राइवेटाइजेशन अमूमन तब होती है जब कोई सरकारी डिपार्टमेंट परफॉर्म ना कर रहा हो, लॉस में चल रहा हो। सिविल एविएशन अथॉरिटी वन ऑफ द फ्यू इदारे हैं जो प्रॉफिट में है। श्योर, क्या वो सारे बिल्स कवर कर पाते हैं? नहीं, लेकिन वो फिर भी प्रॉफिटेबल होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग अ बिजनेस जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल था, जिसका 100% रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता था, गवर्नमेंट डिसाइड किया कि हम किसी और को हैंड ओवर कर देंगे। क्यों? 25 करोड़ के मुल्क के अंदर ऐसी कौन सी कमी थी? ना बंदों की कमी है, ना इन्वेस्टमेंट की कमी है। जिस तरह का कर्जा सरकार ले रही है तनख्वाहें देने में, अमरात देने में, थोड़ा सा कर्जा लेके सर आप एयरपोर्ट के ऊपर लगा दें। इंटरेस्टिंगली इनफ, हमने देखा था कि जब पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन मुशर्रफ दौर के अंदर हो रही थी तो वो भी एक प्रॉफिटेबल इदारा किसी को हैंड ओवर किया गया था, और वो भी गया यूएई वालों को था। एक जो पुराने शरीफ ख़ानदान और यूएई की रॉयल फैमिली के और सऊदी रॉयल फैमिली के मरासिम हैं, कतरी रॉयल फैमिली के मरासिम हैं, तो लगता है कभी कभार डीलें इसी इन बेनिफिट्स के लिए हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल फेलियर है। टर्की अपने सारे एयरपोर्ट्स खुद चलाता है, एक और मुसलमान ममालिक। इंडोनेशिया अपने सारे एयरपोर्ट्स खुद चलाता है। कई और दुनिया के ममालिक अपने एयरपोर्ट खुद चलाते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो पहली प्राइवेटाइजेशन PDM2 के दौर में हुई है, SIFC के बाद हुई है, वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की हुई है। इस चीज़ की कोई सेंस नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अब मसला क्या है कि मलेशिया जैसा मुल्क जो एक हमारा फ्रेंडली नेबर है, वो अपने एयरपोर्ट खुद चलाता है, टर्की खुद चलाता है। अगर हमने किसी को देना ही था तो हमने किसी एलाय को दे देते जो मुश्किल वक्त हमारे साथ खड़ा हुआ है, जैसे टर्की। वहाँ पे 6-7% की बहस के लिए आपने सौदा एक ऐसे मुल्क को दे दिया इसके ज़्यादा क्लोज मरासिम में इंडिया और इसराइल के साथ, और यहाँ पे आप अपने आप को स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, और ये फेलियर किस टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है? जब मुल्क में फ्लड्स हिस्टोरिक लेवल के आए हुए हैं। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे जब डिसीजन होने होते हैं तो वो किसी डिसीजन के पीछे छुपे होते हैं। मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ी क्या बहस चल रही है कि आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। राना सनाउल्लाह साहब टीवी चैनल पे आके बताते हैं कि जनाब एक्सटेंशन तो मिलेगी मिलेगी, फ़ैसला ये है कि 5 साल की मिलेगी कि 10 साल की मिलेगी। वैसे हमारी भी ये असेसमेंट है कि एक्सटेंशन मिलेगी, क्योंकि जो इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम का गठजोड़ है वो बड़ा बेनिफिशियल रहा है PMLN के लिए, PPP के लिए। तो वो क्यों नहीं चीफ को एक्सटेंशन देंगे? पीटीआई अपने तरीके से इसको रोकने की कोशिश कर रही थी, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। और इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट अडियाला जेल के अंदर से आई है, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि सारे लोग सारी चीज़ें छोड़ कर सिर्फ फ्लड पे फोकस करें। ठीक है, मेरी फैमिली को आप जितना मर्जी विक्टिमाइज़ करेंगे, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ हूँ। मैं खुश हूँ कि हमारे लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, और काइंडली जो अमरात उनके पास थे, गाड़ियाँ, बंगले, पेंशनें, पैसे, वो भी ज़रा वापस कर दें। ये वही लोग हैं जो MNAs थे जिन्होंने पार्लियामेंट्री बॉडीज़ में डिफरेंट पोजीशन संभाली हुई थी। अब इसी टेन्योर के अंदर अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो मज़ीद वज़ाहतें फरमा रहे हैं। अब उन्होंने अपने एक KP गवर्नमेंट के मुलाजिम को डांट दिया जब वो ये बताने आया है कि जनाब आपके लिए एक एम्बेसडर वेट कर रहा है। तो उसने कहा वो वेट कर ले, मैं ग़ुलाम किसी का नहीं हूँ। ये जो शोमैनशिप है ना अली मीन गंडापुर की, ये आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। अली मीन साहब पूरे के पूरे ग़ुलाम हैं। ठीक है, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अली मीन साहब से, आप लोग अगर उनको ये वीडियो दिखा दे कि सर आप एक दफ़ा कैमरे पे आके बोल दें कि आप शहद नहीं पीते। ठीक है, आप इतने ईमानदार हैं ना, आप इतने सच्चे हैं, आप शैकल्ड नहीं हैं किसी भी चीज़ से,
तो ये जो खोखले वादे होते हैं ना, ये मत किया करें। और रियलिटी ये है कि अली अमीन के कालाबाग डैम के बयान के ऊपर सलमान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं है। तो आप कोई इतने सच्चे ईमानदार दूध के धुले हुए नहीं हैं कि आप लोगों को जाके बताएं कि मैं को ग़ुलाम नहीं हूँ। सर, आप ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं, ठीक है? आपकी पूरी की पूरी नस्ल कंट्रोल्ड है। आपको इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि आपके दौरे हुकूमत फ़ेडरल में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडर मोहसिन दावड़ के ऊपर फायरिंग हुई थी। उस चेक पोस्ट के ऊपर 15 लोग शहीद हुए थे, तो आप उसको कंडेम नहीं कर सके। आप जाते हैं कि जनाब हम पीटीएम से बैठेंगे, उनके जिरगे में जाके बैठेंगे, उनका जिरगा हो ही रहेगा, वहाँ से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपनी कार्रवाई डाल देती है। आप भड़के मारते हैं कि जनाब हम यहाँ ऑपरेशन नहीं होने देंगे, पूरा ऑपरेशन होता है। तो आप हैं ग़ुलाम सर। ये अपने मुलाजमीन को झाड़ झूड़ के मीडिया के सामने ड्रामेबाजी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मीडिया की बदतमीज़ी इस तक थी कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सहाफ़ी ने उनसे कोई सवाल पूछा, तो थोड़ा टफ़र सवाल था, तो आगे से उन्होंने कहते हैं कि आप शायद लिफाफा लेते हैं, आप शायद पैसे लेते हैं। इसके ऊपर फिर उन्होंने हंस के दिखाया, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या ये लोग हैं यार। पूरी की पूरी पीटीआई इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है पीएमएलएन को कि जनाब आपने मरीम नवाज़ की तस्वीर लगा के फ्लड रिलीफ विक्टिम्स को दी हैं। वहीं पे ट्रक दर ट्रक जो केपी का एड जा रहा है अफ़गानिस्तान को, जो जाना चाहिए, अच्छी बात है, हमें अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करनी चाहिए, उन पैकेट्स पे अली अमीन गंडापुर की तस्वीर लगी हुई है। तो ये सब एक जैसे हैं, ठीक है? इन सब की जो आईक्यू लेवल्स हैं वो इतने ही हैं कि अपनी ज़ाती तशहीर कर लो। अब जब मस्जिद वाली तस्वीर पे ज़्यादा शोर मचा तो मरीम नवाज़ साहिबा ने जी नोटिस ले लिया। मरीम नवाज़ साहिबा ने पूरी की पूरी पंजाब ब्यूरोक्रेसी को नफसियाती मरीज़ बना लिया। वो बैठ के यही सोचते रहते हैं कि मरीम साहिबा की हम तशहीर कैसे करें। किसी मुलाजिम की गलती हो जाती है तो उसकी फिर बेइज्जती भी हो जाती है, डिमोशन भी हो जाती है। मतलब मुझे वो इमेजेस नहीं भूलेंगे, मरीम नवाज़ साहिबा दौरा कर रही हैं अस्पतालों का और मुलाजमीन को खड़े खड़े फायर कर रही हैं, तुम फारिग, तुम मुअत्तल। प्रॉब्लम क्या था? दवाइयों का। जब मैटर डीप डाइव इन्वेस्टिगेट होता है तो पता चलता है कि दवाइयाँ वह इसलिए नहीं पहुँची क्योंकि पीछे से गवर्नमेंट ने नहीं भेजी। ये रियलिटी। आप किसी भी सरकारी अस्पताल चले जाएँ, किसी भी चले जाएँ और उनसे पूछें दवाइयों का, वो आपको बताएंगे सर सरकार ने स्टॉक भेजना होता है और जो सरकारी दवाई होती है उसके ऊपर बारहा लिखा होता है, वो और फार्मेसी में उस तरह बिकती भी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उन लोग कोई किसी की सेंस नहीं है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पता है एयरपोर्ट का डाटा कितना सेंसिटिव होता है? उसे पूरा मैनिफेस्ट होता है ट्रैवल का, कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। उस एयरपोर्ट के ऊपर आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ड्रग बस ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी होती हैं। आपने एक फॉरेन एंटिटी को वहाँ ला के बैठा दिया। यूएई वही फॉरेन एंटिटी है जो हमारे लोगों के वीज़े नहीं दे रही काफ़ी देर से, और उनको आपने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हैंड ओवर कर दिया। किस चीज़ के लिए? वीज़े मिल जाएंगे, या को ज़ाती आपका फ़ायदा हो जाएगा, या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, आप इब्राहिम अकॉर्ड्स का हिस्सा हैं। नॉर्मलाइजेशन और इसराइल में आप समझ रहे हैं, स्पेशली वो इसराइल जिसके ड्रोन्स अभी इंडिया ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रही, या शायद आप लोगों को कोई सक्सेस नहीं मिल रही फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो आपने कहा जो आता है आन दो, यानी स्क्रूटिनी नहीं कर रहे आप। तो ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल है। और आवाम क्योंकि इस वक्त बेचारी फ्लड्स के पानी से बचाव कर रही है, तो वो इस पर सोच नहीं सकती। पीटीआई के जितने पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं यार, नून लीग के जितने बैठे हुए हैं असेंबली में, वो तो सोचें, अकल को हाथ तो मारें। हनीफ अब्बासी साहब और जो आपके ख्वाजा आसिफ हैं वो लड़ रहे हैं आपस में, और वो लड़ किस चीज़ के लिए रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने कुछ चीज़ें कॉल आउट की हैं जो हनीफ अब्बासी साहब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने जवाबी उन पर कॉल आउट कर दी। तो ये लोग अपने ज़ाती मफादात की जंग लड़ रहे होते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जी हाइब्रिड निज़ाम का, आपके हनीफ अब्बासी साहब उस निज़ाम के बहुत बड़े क्रिटिकल मिनिस्टर हैं, हिस्से हैं, वो तो हैं ख्वाजा आसिफ भी, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब को बात पसंद नहीं आई। तो एक अजीब सा एक टग ऑफ वॉर है जहाँ पे पॉलिटिशियंस अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। जब कोई और पॉलिटिशियन तस्वीर लगाए तो वो गंदा, आप तस्वीर लगाएं तो आप बहुत अच्छे। ये अली मीन साहब ने भी करके दिखाया है।
ये कभी भी अवामुन नास का नहीं सोचते। मैंने और आपने अपना डाटा गिव अप करना होता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट में। मेरा और पाकिस्तान की रियासत का कॉन्ट्रैक्ट है आपस में, जहाँ पे हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। वैसे वो भी काफ़ी क्वेश्चन, लेकिन चले हम करते हैं। लेकिन मेरा और यूएई गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो कौन है मेरे एयरपोर्ट पे आके मैन करने के लिए? ये जो एक रिग्रेसिव थिंकिंग है ना हमारी, इससे हमें दूर हटना होगा। आप यूएई की एयरपोर्ट जाएं, अलहदा लाइन है इसराइल के लिए जब आप इमिग्रेशन में होते हैं। पाकिस्तान के लिए कोई अलहदा लाइन नहीं है। हालांकि हमारे लोगों के कंधों पे वो इमारतें खड़ी हुई हैं, हमारी लेबर फोर्स वहाँ इस्तेमाल हुई है। हम हर जगह सेकंड क्लास सिटीजन ही बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरान उसके बियॉन्ड सोच नहीं सकते, क्योंकि उनकी ज़ाती पॉकेट्स बाहर रही होती हैं, और ये प्रॉब्लम है। थोड़ा सा आपको फ्लड की अपडेट्स दें। इस वक्त आपका तरबेला जो है वो 1550 की मैक्सिमम कैपेसिटी रखता है, और वो 1550 भर चुका है। एक्चुअल फिगर है 1549.78, लेकिन हमने राउंड अप कर दिया। मंगला की कैपेसिटी है 1242, वो इस वक्त 1226 पे है। खानपुर की कैपेसिटी है 1982, वो 1980 पे है। सिमली की कैपेसिटी है 2315, वो 2314 पे है। रावल की कैपेसिटी 1752 पे है, और वो 1752 पे है। ये पानी रिजर्वॉयर्स में भरा हुआ है, बारिशें रुक नहीं रही। इंडिया की तरफ से पीछे से पानी और आ रहा है। यही प्रॉब्लम इंडिया ने फेस की थी कि जब उनके रिजर्वॉयर्स भर गए, उनको डैम के स्पिलवेज खोलने पड़े। अब इंडियन डैम्स पे आ जाते हैं। इंडिया के डैम्स अगर हम बात करें, इंडिया का भाखड़ा डैम वो 84% भरा हुआ है। पोंग का डैम 98% भरा हुआ है। थेन का डैम 92% भरा हुआ है, और वहाँ भी बारिश नहीं रुक रही। तो आपके पास इस वक्त मज़ीद रेलें आने के अलावा ऑप्शन नहीं है। और जब तरबेला, मंगला, कानपुर, सिमली, रवाल जो आप रूटीनली अब ओपन कर रहे हैं रिजर्वायर को हल्का करने के लिए, वो फ्लो कर रहा है आपके रिवर्स में, चाहे वो इंडस में हो, चाहे झेलम में हो, चाहे इसकी स्पिलवेज इस्लामाबाद के गिरदनवाह में हो, तो आपका वाटर लेवल ज़मीन का भी राइज़ कर रहा है। इसलिए इस्लामाबाद में जब थोड़ी सी बारिश हो रही है तो पानी सड़कों के ऊपर खड़ा हुआ है। वो कहाँ जाएगा ना, ज़मीन जज्ब तो नहीं कर सकती, धूप तो पड़ नहीं देगी, पानी सूख जाएगा। तो हम एक मज़ीद कैटेस्ट्रॉफी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इसको सिंध के पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि पंजाब की डेवस्टेशन तो हमने आपको रिपोर्ट की है 3-4 दिन से, हम सिंध की आपको प्रीएम्प्टिवली बता देते हैं। सिंध के अंदर जो सखर बराज है, जो पहली आप समझ लें एक लाइन ऑफ डिफेंस है सिंध की, उसके अंदर 3 लाख क्यूसेक पे जब पानी आता है तो वाइब्रेशन शुरू हो जाती है स्पिलवे गेट में। ये मैं नहीं कह रहा, ये बराज का इंजीनियर कह रहा है, जिसने ख़त सरकार को लिखा। उसने कहा सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल होने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। उसने कहा कि हाइड्रोलिक सिस्टम्स और गियर बॉक्सेस मेल फंक्शन कर रहे हैं। 3 लाख पे कितना पानी यहाँ से फ़्लो करना है? मिलियन के करीब। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये फ्लड क्या एक्सपोज कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट की टोटल इनएफिशिएंसीज इन प्रिपेयर्डनेस, इन क्रिएटिंग सॉल्यूशंस, और जो हमारे पास सॉल्यूशंस थे भी उनकी मेंटेनेंस में भी। तो ये जो आपको राशन तकसीम कर रहे हैं आप ही के पैसों से, बाय द वे, ये को अपनी जेबों से नहीं आ रहे। मतलब कि नवाज शरीफ साहब की शुगर मिल से पैसे नहीं आ रहे, आपकी ज़ाती जेबों से आ रहे। इनफैक्ट अगर उसमें चीनी हुई तो वो फॉर श्योर नवाज शरीफ की शुगर मिल से आएगी, और सरकार उनको पूरी पेमेंट करेगी। तो ये लोग नेचुरल डिज़ास्टर में से भी अरबों खरबों रुपए कमा रहे होते हैं, मेरे और आपके एक्सपेंस के ऊपर। ईयू ने इस वक्त 35 करोड़ रुपया अनाउंस कर दिया पाकिस्तान के लिए, फ्लड रिलीफ के लिए मदद करने के लिए। उनकी बड़ी मेहरबानी जी। ये वही ईयू है जिनके लिए हमने वो हूप्स नाचे हैं ताकि वो हमारे साथ ट्रेड कर सके। आप कुछ समझ रहे हैं ना कि ये जो बाहर के ममालिक थे, ये जो हमारे वेस्टर्न एलाइज होने थे, या जो मार्केट्स हमने अपने लिए खोलनी थी, हमें इनसे क्या फ़ायदा होता है? हम जो यूरोप के साथ मेजॉरिटी ट्रेड करते हैं, वो हमारी एलीट 0.5% करती है, वही 22 ख़ानदान ट्रेड करते हैं। अवामुन्नास को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये चीज़ें सिर्फ बता के हमें दिखा के बताया जाता है कि देखो अवाम में कितना फ़ायदा हो गया। एक्चुअली कुछ नहीं होता। साथ ही साथ जो हमने हेड सदनाई पे ब्रीच किया है, ठीक है, ताकि वो हेडवर्क बच जाए, यानी कि हमने बाकायदा एम्बैंकमेंट्स फाड़ी हैं, उसकी वजह से 30 और गांव जो हैं वो फ्लड रिस्क पे हो गए वहाँ पे। बाय द टाइम आपको ये न्यूज़ रिपोर्ट करके प्रॉब्ली उन 30 गाँव के अंदर पानी आ चुका होगा। इस वक्त बकौल NDMA के इंडिया के अंदर 1000 गांव इंडिया पंजाब के अंदर भी उसी कंडीशन में है जिसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। यानी कि ये जो एक लोग आपको तासुर दे रहे थे कि इंडिया ने जान के पानी छोड़ा, उन्होंने साजिश की है, तो बड़ी जहलाना साजिश थी कि 1000 अपने गांव भी डुबा दो सिर्फ पंजाब में, और पाकिस्तान पंजाब को इफेक्ट कर दो। तो ये मैन मेड / क्या कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर है जो हमने ट्रिगर किया हुआ है। अब क्या कहते हैं NDMA ने कंफर्म किया कि 1 सितंबर को पहला रेला 5,50,000 क्यूसेक का त्रिमू से गुजरेगा, और 8,85,000 तक ये रेला जाएगा। 5 सितंबर को एडिशनल 1,00,000
क्यूसेक सतलज में आएगा, जो गुजरेगा यहाँ से, जो फ्लो 6.5 से 7 लाख पे चली जाएगी। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तारीख में बताया जा रहा है कि सिंध में डेवस्टेशन हो गई, यानी कि आज कल परसों में। काइंडली अगर आप सिंध से बैठे हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपने हिफाजती इकदाम कर लें, सरकार ने आपकी मदद नहीं करनी। जहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है उनके साथ कोऑपरेट करें और बड़ा सारा पाकिस्तान दुआ करें इन लोगों के लिए। पंजाब गवर्नमेंट ने इमीडिएटली टिम्बर पे बैन कर दिया है, अनाउंस कर दिया बैन कि कोई भी बंदा दरख्त काटेगा नहीं। बड़ी अच्छी बात है, ये शायद 20 साल पहले हो जाना चाहिए था। लेट्स सी टिम्बर माफिया रुकती है कि नहीं। इस स्टोरी को बाद में हम फॉलो करेंगे क्योंकि टिम्बर माफिया लाहौर शहर के काफ़ी करीब भी है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें फ़र्स्ट हैंड भी मिल जाएगी। तो लेट्स सी अगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। जो अख्तर मैंगल साहब की रैली थी क्वेटा के अंदर हो रही थी, उसके ऊपर खुद खुश हमला हुआ है जिसके अंदर 15 लोग शहीद हो चुके हैं। और ये जो रैली थी ये उनके वालिद साहब की बरसी के वक्त हो रही थी। इसके ऊपर कई पीटीआई के लीडरान भी थे या पीटीआई एसोसिएट जैसे अचकज़ई साहब हैं, और ये अख्तर मैंगल साहब के 5 मिनट जाने के बाद ही वहाँ पे धमाका किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट कह रही है कि ये धमाका बलोच टेररिस्ट ग्रुप्स ने करवाया है। बलोच टेररिस्ट ग्रुप्स ने अभी तक आके इनका क्लेम नहीं लिया। कुछ लोग जो सरकारी नैरेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी अख्तर मैंगल साहब पे हमला होता है तो वो बच जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? एज इफ़ को ग्रैंड साजिश हो रही है। अल्लाह रहम करे, मेरे नहीं ख्याल साहब अख्तर मैंगल साहब इस लेवल ऑफ पॉलिटिक्स पे आ गए कि अपने ऊपर ऐसे हमले करवाना शुरू करते हैं, लोगों की शहादतें करना शुरू करें। लेकिन इससे आपको आइडिया होता है कि क्वेटा पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वी हैव नो कंट्रोल इन बलोचिस्तान। तो 3 सूबे डूबे हुए हैं, एक सूबे में टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है। मुझे अभी तक नहीं समझ आता ऑनेस्टली कि मोहसिन नकवी साहब इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते। मुझे नहीं समझ आता। पीसीबी टर्मोइल में है, आपकी सिक्योरिटी के हालात टर्मोइल में। मुझे यही नहीं समझ आता कि एनडीएमए के चेयरमैन साहब इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते, बिकॉज डिज़ास्टर मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं देता, या वो हमें लेटर दिखा दें जो वार्निंग्स दे रहे थे सरकार को बार बार का ये होना है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उन पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, अल्लाह उन सब पे रहम करे और हमारे पे भी रहम करे। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ करे जी। हम तो दुआ ही मांग सकते हैं और हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। बाकी अपना ध्यान करें, अपनी हिफाजत करें और कोशिश करें कि जहाँ पे आप मदद कर सकते हैं लोगों की, फ्लड विक्टिम्स की ज़रूर करें। जो कैंप्स बनते हैं उनमें पैसे दें, हमें कोई पैसे मत दें। हम खुद चैरिटेबल डोनेशंस करेंगे डिफरेंट कैंप्स को। हमारे पास कोई निज़ाम नहीं है। बहुत सारे लोग हमें डीएम्स में कह रहे हैं आके कि जनाब बताएं, हम आपको पैसे देते हैं, आप कुछ करें। यार मुतलका इदारे मौजूद हैं, अलखिदमत है, कई और हैं, आप उनको पैसे दें। अगर आप चाहेंगे तो एक वीडियो में हमको बता दें कौन सा इदारा क्या कर रहा है, मनोज भाई ये नोट कर लें ताकि हम लोगों को बता सकें। तो आप वहाँ अपने पैसे दें और प्लीज़ दिल खोल के दें। इन लोगों की डेवस्टेशन आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े नौयत का लॉस हुआ है और इस वक्त तो हम उन लोगों का राशन ही पूरा कर लें तो ये बहुत बड़ा मिरेकल होगा। फ्लावर मिल एसोसिएशन ऑलरेडी सरकार को गालियाँ दे रही है कि जनाब आपने गंदम का बैन लगाया इसलिए आटा महंगा हो रहा है। तो लाइक जो इन्फ्लेशन होनी है, हमने कल की वीडियो में भी कवर की थी, आज भी आपको बता दें कि आटा महंगा हो जा रहा है, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होनी है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।